चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी यानी अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक। यहां पर हम बेसिकली जो बात करेंगे इस पूरे चैप्टर का मजमून ये है कि कंपनी का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आगमन होता है और उसके बाद कैसे कंपनी एक शुरुआती केवल व्यापारिक कंपनी से बदल के एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेती है इस सब कॉन्टिनेंट में। इसकी कहानी आप सुनिए। हुआ यह था कि ये जो साहब देख रहे हैं आप, इनका नाम है औरंगजेब। ये औरंगजेब है जो आखिरी मुगल रूलर थे, जो सबसे पावरफुल थे। इसके बाद जितने भी रूलर आए या मुगल एम्परर आए, चाहे आप उसमें फारूक सियर ले ले, शाह आलम ले ले, और यहां पर आप बहादुर शाह जफर को देख रहे हैं, ये आखिरी थे। तो ये उतने पावरफुल नहीं थे जिस तरीके का नाम अगर आप अकबर का लेंगे, अगर आप जहांगीर का लेंगे, उनका मिलेगा आपको यहां पे। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो हुआ ये कि बहुत सारे जो मुगलों ने गवर्नर बनाए हुए थे, बहुत सारे मुगलों के जो सूबेदार थे और बड़े बड़े जो जमींदार थे, उन्होंने अपना पावर, अपनी अथॉरिटी, अपना अधिकार ये जताना शुरू किया, बताना शुरू किया, या ये कहिए कि अपना जो इनका किंगडम था, जहां के ये सरदार थे, वहां पर अपना पावर बढ़ाना शुरू किया। इसका मतलब ये था कि जो दिल्ली, जिसको हम उस जमाने में मुगलों का सेंटर पॉइंट मानते थे, या कहें कि जहां से पूरी सत्ता चलती थी पूरे मुगल साम्राज्य की, अब वो सेंटर पॉइंट नहीं रह सका। दिल्ली सेंटर पॉइंट नहीं रह सका, जो इफेक्टिव सेंटर जिसे कहते हैं। अगर मैं 18वीं शताब्दी के आपको उत्तरार्ध में ले जाऊं, इसका मतलब मैं 1750 के आगे की बात कर रहा हूं। यहां पर एक नई पावर, एक नई शक्ति हमारे हिंदुस्तान के बादल में छाई, या कहें कि हॉरिजॉन में आई, या ये कहें कि एक ऐसी शक्ति आई जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, और वो शक्ति थी ब्रिटिश। ब्रिटिश, यूके, इंग्लैंड, जिस नाम से आप जानते हैं, आप इसको अंग्रेज भी कह सकते हैं। ये शुरुआती दौर पे जब आए, ओरिजिनली अगर यहां क्लियरली बताया गया है कि ये आए थे, बहुत एक छोटी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, यानी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ट्रेडिंग कंपनी क्या होती, व्यापार क्या होता है कि लोग सामान यहां से खरीदेंगे। जैसे कोई सामान है, इसको एक जगह से लिया, मतलब यहां तक आए, लिया, मान लीजिए ये आपका 100 रुपए में लिया और इसको बेच दिया कहीं जाके 150 में, तो मान लीजिए इनका लागत लगती है करीबन 20 रुपए, तो 30 रुपए का इनको फायदा हो गया। यही ट्रेड होता है। और शुरुआती दौर में इनका कोई भी विचार नहीं था, कहीं भी विचार नहीं था कि ये साम्राज्य बनाएंगे या फिर ये यहां पर पावर अपना दिखाएंगे। यानी कि इसमें कहा गया है रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, यानी ये किसी भी तरीके से उस अपना राज काज स्थापित करने के मूड से नहीं आए थे। अब सवाल उठता है कि जब इस मूड से नहीं आए थे, तो फिर कैसे ये इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बन गए, या कहें अंग्रेज इतने बड़े साम्राज्य कैसे स्थापित कर पाए। यहां पर आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा। ये साहब है बहादुर शाह जफर साहब, इनको यहां देख रहे हैं आप, क्या हालत है। बहुत दुख की बात है कि हुआ ये कि औरंगजेब के बाद, जैसे मैंने बताया, कोई पावरफुल रूलर तो रहा नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो मुगल एम्परर है वो तो रहे, पावर उतना नहीं रहा, उतना उनकी जो समृद्धि है उतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी आते तो रहे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 1857 में। इसके बारे में बहुत हम गहन चिंतन करेंगे, बहुत इसके बारे में हम विचार करने वाले हैं। तो 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। और ये जो 1857 का विद्रोह था, इसमें जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने आप इस मुगल एम्परर को, यानी कि जो बहादुर शाह जफर है, उनका हालात आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको अपना नेता मान लिया, क्योंकि कोई ना कोई तो लीडर चाहिए था। कोई भी आंदोलन को चलाने के लिए, कोई भी विरोध को चलाने के लिए कोई ना कोई तो लीडर होना चाहिए। तो बहादुर शाह को
बना लिया इन्होंने अपना लीडर। तो जब ये 1857 का विद्रोह कुचल दिया गया, ब्रिटिश ने इसको कुचल दिया, उसके बाद बहादुर शाह जफर को, यहां पर आप जो चित्र देख रहे हैं वही दिखाना चाह रहा मैं आपको, इनको पकड़ लिया गया और उसके बाद इनको भेज दिया गया यहां से, हिंदुस्तान से रंगून या जो भी इलाका, इनको मतलब बेसिकली यहां से इनको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उससे पहले जब इनको पकड़ा गया तो आप यहां देख रहे हैं, ये साहब हैं कैप्टन हडसन। क्या नाम है? कैप्टन हडसन। इन्होंने इनको पकड़ा और इनके जो बेटे थे, ये तो आपके आखिरी हुए ना, मुगल साम्राज्य के राजा कह सकते हैं, एम्परर कह सकते हैं, सम्राट। लेकिन इनके जितने बेटे थे उनको पकड़ के उनके सामने इनको मार दिया गया, इन्हीं के सामने मार दिया गया। तो एक बड़ा अच्छा शेर है इनके लिए कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। मतलब कि इतना बदनसीब था यह मुगल सम्राट कि जो जमीन चाहिए होती है दफनाने के लिए, वो भी इनको अपने देश में नहीं मिल सकी। इससे पहले कि मैं यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करूं, आपको मैं जरा दिखा देता हूं कि हम एक्चुअल जगह कौन सी बात कर रहे हैं। ये है ब्रिटिश, ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड। तो इसमें आप स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को साथ मानिएगा क्योंकि एक ट्रीटी हुई थी, तो आप उन दोनों को मिला के आप समझ लीजिए कि अंग्रेज है। हुआ ये कि ये व्यापार करने आते थे। कहां से आते थे? यहां पर ये जो नहर है, स्वेज नहर है, ये उस जमाने में तो खुली नहीं थी, या उस जमाने में इसका इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था। बहुत शॉर्ट इलाका यहां से दिख ही रहा है आपको। लेकिन अगर ये यहां से आते तो बहुत जल्दी आ जाते, लेकिन ये ऐसे आते थे। और इनके अलावा और भी शक्तियां थी यहां पर जिनका मैं नाम लूंगा, वो सारी शक्तियां यहां से आती थी, जिसमें फ्रेंच होंगे, डच होंगे, फ्रांसीसी होंगे। वो सब आते थे और केवल एक काम के लिए आते थे, वो इधर उधर जाते थे कि भाई यहां पर आए। यहां केवल हिंदुस्तान में नहीं आते थे, वो हर जगह जाते थे। हिंदुस्तान में भी आते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आते थे, और यहां पर आके वो ट्रेड करते थे। अब मैं आपको नाम लूंगा किस किस चीज का ट्रेड करते थे। तो ये हम इलाके की बात कर रहे हैं। तो हुआ ये, इसको देखिएगा, ये मैं बात कर रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से ही आपको पता चल रहा है ना, ईस्ट इंडिया। हुआ ये था कि 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको एक चार्टर के तहत, जो ये महिला आपको दिख रही है, इनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ वन। तो जो क्वीन एलिजाबेथ है, इन्होंने इनको पूरे राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए, एकाधिकार कहेंगे इसको, सोल राइट कहेंगे। एकाधिकार दे दिया कि अब आप एक काम करिए, जो ईस्ट पार्ट है, मतलब ये जो ईस्ट वाला पार्ट है, यदि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इंग्लैंड के हिसाब से तो ये होगा। तो इंग्लैंड का जो ईस्ट भाग है, ये सारा जो भाग आ रहा है, इस भाग की जितने भी व्यापार है, उसका सोल राइट, एकाधिकार मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, या अब मैं आगे केवल कंपनी ही बोलूंगा, तो इस कंपनी के अलावा और कोई भी इंग्लैंड की कंपनी, कोई भी यहां की कंपनी अब इस इलाके में व्यापार नहीं कर सकती। मतलब पूरे राइट इनको मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है। बेसिक क्या काम था? उनका काम था ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब यह है, जैसे मैंने बताया, कि सामान खरीदना, सस्ते दाम से यहां से सामान खरीदा और यहां पर लाके उसको, यहां या फिर यूरोप में आके उसको महंगे दामों में बेच दिया और उससे फायदा कमा लिया। तो यहां पर एक मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी, मर्केंटाइल का नाम दिया गया, इसको हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक। तो मर्केंटाइल का मेन काम यही होता था, जैसे मैंने आपको बताया, कि 100 रुपए की चीज ली, 150 में बेच दी, 20 रुपए की लागत आई थी, 30 रुपए फायदा हो गया। तो इस तरीके से कई सामान खरीदना और जहां पर उसकी जरूरत है वहां जाके बेचना। तो ये जो मर्केंटाइल कंपनीज थी उस जमाने में, ये तभी आगे बढ़ सकती थी जब दूसरी कंपनी है, जैसे मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी है, कोई और कंपनी होगी, मैं C1 मान लेता हूं, कोई और C2 होगी, तो ये तभी राज कर सकती थी। या ये कहे, राज तो नहीं कहूंगा मैं, ये गलत हो गया, क्योंकि राज वो बाद में आएगा, वो शब्द बाद में आएगा। ये तभी अपना व्यापार बढ़ा सकती थी या व्यापार कर सकती थी, या कहे कि प्रॉफिट बना सकती थी, जिसे कहते हैं कि मुनाफा कमा सकती थी, जब ये C1 और C2 के को हटा सके मार्केट से या उनसे कंपीट कर सके। लेकिन यहां पर एक समस्या आ गई। समस्या ये थी
कि ये जो चार्टर मिला था, जो क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर के तहत इनको सारा एकाधिकार दे दिया था, वो चार्टर तो केवल इंग्लैंड के लिए था ना, यूके के लिए था। बाकी का क्या, यूरोप में तो फ्रेंच भी है, यूरोप में तो आपके पोर्चुगीज भी है, तो वो तो आ सकते थे, उनको तो कोई रोक नहीं थी। ये तो इंग्लैंड की बात थी ना, इंग्लैंड की कंपनी को इन्होंने अलाउ कर दिया। लेकिन बाकी कंपनियों का क्या, तो यूरोपियन कंपनीज भी तो आ रही थी यहां पर। तो जब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चलती, और केप ऑफ गुड होप ये एकदम आखिरी पॉइंट है आपके, साउथ अफ्रीका में भी आता है, ये अफ्रीका का एकदम लास्ट पॉइंट है। तो जब यहां से होते हुए, क्योंकि इतना रुकना पड़ता है यहां पर रुक के ये जब तक यहां तक आए, तब तक जो पोर्चुगीज है, पुर्तगाली जो पोर्चुगीज हैं, वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में, या हम ये कहें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ चुके थे। कहां आ चुके थे? आ चुके थे, अपनी उन्होंने उपस्थिति दर्ज भी करा दी, और गोवा में अपने उन्होंने ठिकाना भी बना लिया। इससे पहले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती, ये ऑलरेडी आ चुके थे। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला जो वेस्टर्न कोस्ट है, देखिए अगर हम ये माने पूरा, तो ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये पूरा ईस्टर्न कोस्ट है, ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट है। यहां पर ये गोवा में ऑलरेडी आ चुके थे पोर्चुगीज। बल्कि आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इनफैक्ट जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा साहब ये पुर्तगाली ही है, ही वॉज अ पोर्चुगीज, पुर्तगाली आदमी है, पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे, यानी ये एक तरीके से डिस्कवरर थे जगहों के। इन्हीं ने जो हिंदुस्तान, या कहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रूट, रास्ता इन्हीं ने इजाद किया। ये कहे इजाद तो नहीं कहूंगा, इन्होंने डिस्कवर किया, इजाद मतलब होता है इन्वेंशन, इन्होंने डिस्कवर किया, वो ऑलरेडी था रास्ता, और उन्होंने उसको पहचाना और आगे लोगों को बताया। तो ये कब किया इन्होंने? 1498। फिर से समझिएगा, पुर्तगाली वास्को डी गामा साहब ने हमारे भारत के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो रास्ता है यूरोप से, वो 1498 में लोगों को बताया, या इन्होंने इसको डिस्कवर किया। ठीक, उसके बाद क्या, किन की बारी थी? डच आ गए। डच कौन हो गए? ये हो गए हॉलैंड, नीदरलैंड, जो हम हॉलैंड नीदरलैंड आज बोलते हैं, वो ही डच है, तो ये लोग आ गए। उसके बाद किसकी बारी थी? फ्रेंच, वो भी आ गए। तो ये सब लोग जो आ गए, वो अलग अलग, देखिए यूरोपियन, ये सारे यूरोपियन हैं। और प्रॉब्लम ये थी कि चाहे वो पोर्चुगीज हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो इंग्लैंड वाले या इंग्लिश हो, सब एक ही चीज खरीदना चाहते थे। सब चाहते थे सेम थिंग, मतलब एक ही चीज खरीदना चाह रहे थे। वो क्या, हमारे हिंदुस्तान में क्या फेमस था, या फिर हिंदुस्तान जब मैं बोलता हूं तो समझ लीजिएगा उस जमाने में हिंदुस्तान नहीं ऐसा हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारे साथ था, बांग्लादेश भी हमारे साथ था, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था। वो तो बाद में इन्होंने जाते जाते ये सब पार्टीशन कर दिया। तो इनको क्या चाहिए था? जब भी मैं हिंदुस्तान की बात करूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या करते थे, इनका काम ये था कि कॉटन यानी कपास, और सिल्क यानी रेशम, ये कॉटन और सिल्क का बहुत बड़ा मार्केट यूरोप में था। मतलब यहां का जो कॉटन और सिल्क है, ये बड़ा फेमस था आपके इस जगह पे यूरोप में। इसके अलावा पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स यानी कि लौंग, कार्डमम, इलायची, सिनेमन, दालचीनी, तो ये सारे जो इंडियन स्पाइसेस हैं, ये भी बड़े फेमस थे, बहुत मांग थी इसकी। अब इसका मतलब ये है कि अब देखें, अगर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश होते, वो यहां पर आते इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और यहां के लोगों से बोलते कि ठीक है, हमें ये ना ये चाहिए, कॉटन चाहिए, ठीक है, आप हमें 50 रुपए में दे दीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये इसको इनको दे देते। लेकिन अब यहां पर आ गए पोर्चुगीज, इन्होंने कहा ऐसा है, हमें कॉटन दीजिए, हम आपको 70 रुपए दे देते। फिर उसके बाद आ गए ये, मान लीजिए डच आ गए, इन्होंने कहा ऐसा करिए, हमें कॉटन दे दीजिए, हम आपको 100 रुपए देंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ते ही, कंपटीशन बढ़ते ही, ये जो मुनाफा है ये कम हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर, क्योंकि डच ने 100 रुपए देना शुरू कर दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी 100 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब जो 50 में लेके ये वहां पर जाके 200 में बेचती थी, अगर वो 100 में लेके 200 में बेचे, तो 100 रुपए का ही फायदा हुआ, जो कि 150 का होने वाला था। तो प्रतिस्पर्धा के कारण इनका सभी का, केवल ऐसे नहीं इंग्लिश कंपनी का, बाकी सभी का भी नुकसान होने लगा, या कहें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब रिड्यूस द प्रॉफिट यहां पर बताया गया है। अब एक ही चीज थी जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंपनी को राज करना था ट्रेड पे, व्यापार पे, तो उनको बाकी कंपनियों को हटाना था, हटा के ही वो जीत सकते थे। तो क्या हुआ यहां पर आप देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी या कहें इंग्लिश, यहां डच, यहां फ्रेंच और पोर्चुगीज,
ये आपस में लड़ने लगे। इनकी कंपनियां आपस में, इसमें क्लियर बताया गया है, फियर्स बैटल्स, मतलब लड़ाई नहीं, जबरदस्त लड़ाई होने लगी इनके बीच में। क्या क्या करते थे ये तो एक दूसरे के जो शिप होते थे ना, पहले तो शिप से ही आया करते थे, हवाई जहाज तो होते नहीं थे, इनको डुबा देते थे, एक दूसरे के शिप डुबा देते थे। अच्छा, ये शिप ऐसे नहीं थे होते थे, इसमें बकायदा लोग होते थे जो वॉरियर होते थे, सोल्जर, और इनकी बकायदा तोप होती थी इसके अंदर। तो इनके रूट्स, ये जो आने के रास्ते हैं उसको ब्लॉक कर देते थे, और ये होता था कि इसमें सामान भरा हुआ है उसको रोक देते थे, डुबा देते थे। तो ये सारे काम करते थे एक दूसरे के विरुद्ध, ताकि वो अपना ट्रेड आगे बढ़ा सके। यानी बेसिकली अपने ट्रेड के लिए एक तो वो आर्म्स का उपयोग करने लगे, और दूसरा ये था कि मान लीजिए, अगर आपको अंदाजा होगा तो यहां अगर आप गोवा गए होंगे तो वहां पर एक फोर्ट है, बड़ा फेमस फोर्ट है, ठीक है। अब वो जो फोर्ट है वो क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया था कि, इसका चित्र मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रही है, ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं ना, यहीं से चीजों को शुरुआत हो रही है। अब आप ये देखिए, गोवा पी लिखा हुआ है, यानी कि गोवा में पोर्चुगीज थे। दीव, दमन दीव, इसमें पोर्चुगीज थे। आगरा में देख रहे तो अंग्रेज थे। यहां पर आ जाइए, बालासोर में फ्रेंच थे। यहां पर आ जाइए, कोई भी नाम ले लीजिए, यहां पर कोचीन, यहां पर पी, तो पी से क्या बनता है? पोर्चुगीज थे। ये सब जो नाम बताए मैंने दर्शाने की कोशिश की है कि इतने सारे लोग आए हुए थे, उसमें डैनिश भी थे, मतलब डेनमार्क वाले भी थे, डेनमार्क छूट गया शायद, ये तो थे ही थे, मतलब आपके एनसीईआरटी में डेनमार्क का नहीं बताया, लेकिन डेनमार्क वाले भी थे, डेनिश। तो डच, इंग्लिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच, ये सारे के सारे लोग, ये जब यहाँ पर अपना, जैसे उनका एक ऑफिस होता होगा या फिर कहीं पे आके सामान तो रखते होंगे, ले जाते होंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एक सेटलमेंट होगा। तो ये जो सेटलमेंट होता था, उस सेटलमेंट के आसपास ये फोर्ट बनाते थे। फोर्ट मतलब किलेबंदी करते थे, फोर्टिफाई, फोर्ट बनाते थे। तो ये जो फोर्ट बनाने की बात हुई ना, यहीं से कार्यक्रम शुरू हुआ। कैसे? आपको अपना सामान बचाना है, ये आपका सामान है, ये आपका ऑफिस है, जो भी है, उसके आसपास आप फोर्ट बना रहे हैं। आप किसी का भी नाम ले लूं मैं, जैसे डेनिश का नाम ले लूं मैं, या फिर मैं डच का नाम ले लूं, ये तो बाहरी शक्ति है ना, ये एलियन पावर है या एलियन कंपनी है, वो यहां पर फोर्ट बना लेगी। अब आप देखिए कि यहां जब फोर्ट बनाया जाएगा तो यहां के जो लोग हैं, यहां का जो राजा है, यहां का जो सरदार है, क्या वो ये अलाउ करेगा कि हमारे यहां आप किला बना दो? चलो आओ, ट्रेड करो, व्यापार करो, तो वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आप यहां पर आके फोर्ट बना रहे हैं, और फोर्ट वो अपने किसी और कारण के लिए बना रहे थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि डेनिश को या फिर डच को डर होगा कहीं फ्रेंच अटैक ना कर दे। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने एक तरीके से विरोध दर्ज किया, और यहीं से जो लोकल रूलर्स हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उनके साथ लड़ाई शुरू हुई, उनके साथ दिक्कतें शुरू हुई। तो जो ट्रेड की बात मैंने कही थी, जो ट्रेड करने आए थे, वो जब इनके साथ ये सब जब कार्यक्रम शुरू हुआ, तो ये पॉलिटिक्स है या लोकल पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सके। तभी आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान जो है, एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था पहले भी, टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच के साथ बहुत अच्छा उनका दोस्ताना था। ऐसे कई लोगों का इंग्लिश के साथ था। तो वो इसलिए करते थे, वो लोकल रूलर के साथ राजनीति तो करनी ही पड़ेगी ना, तभी तो आप वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे। क्लियर है? ओके। अब हम आते हैं बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहां से दिक्कतें शुरू हुई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने पहली जो, या ये कहें कि जो पहली अंग्रेज फैक्ट्री थी, वो कहां हुई? वो हुई जो हमारी हुगली रिवर है। और ये कहां की बात मैं कर रहा हूं? बंगाल। यहां पर क्लियर बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, बिगिन ट्रेड इन बंगाल। तो इन्होंने शुरुआती जो व्यापार शुरू किया वो बंगाल में शुरू किया। और किस जगह पे? पहली फैक्ट्री जो बनी, फर्स्ट फैक्ट्री, जो पहली फैक्ट्री बनती है वो बनती है 1651 में। और कहां बनती है? हुगली, ये हुगली रिवर है उसके बैंक पे, उसके तट पर। ठीक। अब यहां पर मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा कि मैं कहां की बात कर रहा हूं, ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए। आप ये देख रहे हैं, ये जो रिवर है ये हुगली रिवर है, और यहां ई देख रहे हैं आप, ई से मतलब क्या है? इंग्लिश। यही मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जो रास्ता है, या ये क्या कहें कि इसके बैंक्स पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। और इस फैक्ट्री के में जो लोग रहते थे, या कहें इसके जो
ये जो जैसे मान लीजिए फैक्ट्री बना दी, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मान लीजिए इसको बड़ा कर दिया, ये जो फैक्ट्री थी इसके अंदर जो लोग काम करते थे या जो ऑफिसर्स थे, जो भी ऑफिसर्स होंगे, इनको कहा जाता था फैक्टर। क्या कहा जाता था? फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर्स थे, अब इसी जगह पे ये जो कंपनी है, यहां पर इनके वेयर हाउसेस भी होते थे। वेयर हाउसेस का मतलब होता है गोदाम, गोदाम मतलब होता है भंडार, या कहें कि स्टोर, या कहें वेयर हाउस, मतलब जो सामान रखेंगे इधर उधर जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए पानी का यहाँ पर एक जहाज आना है, तो यहाँ से सामान इसमें लदेगा और जहां से सामान इसमें ऑफलोड होगा, अपलोड होगा, अनलोड होगा। तो इस तरीके के यहाँ पर वेयर हाउसेस इन्होंने बना दिए। अब जो वेयर हाउसेस बनाए तो हुआ ये कि इनका ट्रेड बहुत आगे बढ़ने लगा, क्योंकि बहुत अच्छे से काम चलने लगा। इन्होंने क्या किया, अच्छा ये अकेले काम तो नहीं कर रहे थे, इनके साथ हिंदुस्तानी मर्चेंट्स भी थे, इनके साथ अंग्रेज मर्चेंट भी थे, या ये कहें कि जो व्यापारी थे, या कहें सौदागर जो थे, व्यापारी और सौदागर, इसे हम मर्चेंट भी कह सकते हैं, इन्हें हम ट्रेडर्स भी कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मर्चेंट और ट्रेडर्स को ऐसा करो यार, इतने दूर कहाँ कहाँ रहते हो आप लोग, ऐसे करो आप हमारे यहाँ आके रहने लगो या आसपास आके रहने लगो। तो इन्होंने इनको मना लिया, इनको मर्चेंट और ट्रेडर्स को, कि आप हमारे यहाँ रहो। तो फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, मर्चेंट और ट्रेडर आ गए ना, इसके बाद इन्होंने इसकी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, या ये कहे कि ये पूरा इलाका को फोर्ट या कहें किलेबंदी करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब यहां पर तो एक तरीके की इन्होंने अपनी छोटी कॉलोनी बसा ली ना, तो दूसरों से बचने के लिए और एक तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए इन्होंने फोर्ट बना लिया। फोर्ट मतलब अब यहां किला बना लिया। और साथ में इन्होंने क्या किया कि जो मुगल एम्पायर के लोग थे उनको पैसा देके, 1696 की बात बता रहा हूं मैं आपको, मुगल एम्पायर लोग वाले जो भी लोग हुआ करते थे उस जमाने में, जो हुक्मरान हुआ करते थे या उनके द्वारा जो गवर्नर और जो भी लोग हुआ करते थे, उनको पैसे खिला विला के इन्होंने क्या किया, जमींदारी राइट्स ले ली। किसकी? 3 ऐसे विलेजेस हैं, गांव, उनकी जमींदारी राइट ले ली कि अब ये जो जगह 3 विलेज है, इसका जो राजस्व आएगा, इसका जो टैक्स आएगा, इसका जो लगान आएगा, वो हम लेंगे, वो हमारे पास आएगा। इसी में से एक विलेज है कालीकाता। आपको नाम समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यही कैलकाटा है और यही आज का कोलकाता है, कोलकाता। ठीक है जी। तो ये जो कोलकाता है या कालीकाता है या आप कैलकाटा कहें, ये सब वही है, तीनों एक ही जगह का नाम है, और वो आज आपके बंगाल की कैपिटल है। क्या है? कैपिटल है। एक और चीज हुई इसमें, यहां तक चीजें नहीं रुकी। इन्होंने क्या किया, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बड़े समझदार हुआ करते थे, तभी तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। ये गए औरंगजेब के पास, औरंगजेब से कहा कि ऐसा करो, आप एक फरमान निकालो। और फरमान का मतलब क्या होता है? निर्देश। निर्देश मतलब होता है ऑर्डर, और लेकिन ये आ रहा है रॉयल ऑर्डर, यानी किंग की तरफ से आ रहा है। तो इन्होंने कहा एक फरमान निकालिए, और ऐसा फरमान निकालिए कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ट्रेड कर सके पूरे सब कॉन्टिनेंट में, केवल बंगाल में नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में वो कर सके क्या? व्यापार ड्यूटी फ्री। मतलब अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो कहीं भी उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी उसके ऊपर। तो भाई इन साहब ने, औरंगजेब साहब ने ये फरमान भी निकाल दिया। अब तो इनके हौसले बढ़ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अब तो हौसले बढ़ने ही थे। इसका मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो पैसा दे नहीं रही है, पैसा तो दे नहीं रही है किसी को भी ये। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं वो अपना प्राइवेट व्यापार भी कर रहे थे, वो प्राइवेट व्यापार भी कर रहे थे। अब ये जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, ये अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं। तो इन्होंने भी कह दिया क्योंकि कंपनी के थे, लेकिन कंपनी अपना व्यापार तो कर ही रही थी। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी थे जो कंपनी के नाम पे ट्रेडिंग कर रहे थे या व्यापार कर रहे थे। इन्होंने भी बंगाल, क्योंकि ये बंगाल की बात मैं कर रहा हूं, इन्होंने भी कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि भाई हमको तो फरमान मिला हुआ है औरंगजेब साहब से, हम नहीं देंगे पैसा। अब आप देखिए, बंगाल एक बड़ा इलाका था, यहां पर जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो कोई टैक्स नहीं दे रही है, वो टैक्स दे नहीं रही है, तब क्या होगा? ये जो साहब हैं नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान, आपको क्या लगता है ये चुप बैठेंगे? ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? ये कुछ कहेंगे नहीं? क्योंकि पैसा इनके पास कहां से आता है? इसी राजस्व से तो आता है, इसी लगान से तो आता है, कर से आता है। लोग जो व्यापार करते हैं, और खासतौर पे इतने बड़े लेवल पे जो व्यापार चल रहा है, उसका अगर उन्हें पैसा नहीं आएगा तो ये नवाब कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे साहब
और ये सब चीज़ें शुरुआत हुई, ये सब चीज़ें आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो उसका बेस बनने वाली है। यहाँ पर आप देखिएगा ये मद्रास का चित्र है, ये बंगाल का नहीं है, ये मद्रास का चित्र है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि चीज़ें आ रही हैं और चीज़ें इसमें रखी जा रही हैं, इन सब ये जो छोटे छोटे शिप्स आ रहे हैं इसमें। अब कैसे ये जो ट्रेड है ये लड़ाई में तब्दील हो गया, कैसे लड़ाई में तब्दील हो गया, इसकी कहानी जो है वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। ठीक, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ये आपको समझ में आएगा। और फिर आपको समझ में आएगा कि प्लासी कैसे हुई। प्लासी बहुत बड़ा नाम है, ये प्लासी की लड़ाई जरूर पूछी जाती है, बक्सर की लड़ाई जरूर पूछी जाती है, पानीपत की लड़ाई जरूर पूछी जाती है। ये सब इसलिए है क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री का कोर्स चेंज कर दिया, पूरी इतिहास में परिवर्तन ला दिया। तो इसकी हम चर्चा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।